हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। पहले हम बात करेंगे आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। काफी दिक्कतें चल रही हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके जो कैबिनेट ने रिसेंटली ही अप्रूव किया है ड्रिप प्रोजेक्ट का फेज 2 एंड फेज 3। फिर हम बात करेंगे जो डब्ल्यूएमओ ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ला नीना वेदर सिस्टम इज बैक। फिर हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फॉर जियो टैगिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लास्ट में हम बात करेंगे जो वाटर के ट्रेसेस पाए गए हैं मून पर इन सनलाइट एंड शैडो। तो पहले टॉपिक में हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। तो काफी महीनों से ये ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिससे काफी हम कह सकते हैं टेंशन भरा माहौल है इंडो चाइना बॉर्डर पर। तो अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो आपकी रेड डॉटेड लाइन है ये आपकी एलएसी है, जो कि डिमार्केट करती है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी और आपकी चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी। ठीक है जी। तो इसको 3 सेक्टर्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कि आपका ये वेस्टर्न सेक्टर आ गया, ये आपका ईस्टर्न सेक्टर आ गया, ये आपका मिडिल सेक्टर आ गया। तो वेस्टर्न सेक्टर में आपका जो भी जम्मू कश्मीर वाला बाउंड्री जो चाइना के साथ शेयर हो रही है वो वेस्टर्न सेक्टर में आ जाएगी। मिडिल सेक्टर में आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाली, और जो आपका ईस्टर्न सेक्टर इसमें आपकी जो सिक्किम वाला बाउंड्री है और जो आपकी अरुणाचल प्रदेश जो बाउंड्री शेयर कर रहा है सिक्किम चाइना के साथ, वो आपकी ईस्टर्न सेक्टर में आ गई। ठीक है जी। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपकी एलएसी है वो डिमार्केशन है जो कि सेपरेट करता है दोनों कंट्रीज की कंट्रोल टेरिटरीज को। अब जो इंडिया कंसीडर करता है एलएसी को वो कंसीडर करता है 3488 किलोमीटर लॉन्ग, बल्कि जो आपकी चाइनीज है वो कंसीडर करती है ओनली 2000 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे डिसएग्रीमेंट किस बात का है, तो जो अलाइनमेंट है एलएसी की ईस्टर्न सेक्टर में वो तो है आपके 1914 मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग ही। ठीक है जी। तो इसलिए वहाँ पे थोड़े बहुत माइनर डिस्प्यूट्स हैं अबाउट द पोजीशंस ऑन द ग्राउंड। फिर आता है जो आपका मिडिल सेक्टर, वो आपका लीस्ट कंट्रोवर्शियल है और वहाँ की जो अलाइनमेंट है वो फॉलो की जाती है एज पर द बाराहोती प्लेन्स जो कि आपके उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है जी। जो आपके मेजर डिसएग्रीमेंट्स हैं वो है आपके वेस्टर्न सेक्टर में, जहां पर जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इमर्ज हुई थी फ्रॉम द 2 लेटर्स रिटन बाय द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1959, और उससे पहले ही वो एलएसी लाइन का जिक्र कर चुके थे 1956 में। तो उनका जो लेटर था चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो आपकी एलएसी है वो इट कंप्राइजेज ऑफ, अगर हम मैप में देखें जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है वहां पर तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी मैकमोहन लाइन है वो उसी के अकॉर्डिंग है। वेस्ट में वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी लाइन है वो डिवाइड करती है दोनों कंट्रीज के एरियाज को जहां पर उन कंट्रीज का एक्चुअली कंट्रोल है। ठीक है जी। बट इंडिया ने ये रिजेक्ट कर दिया था कॉन्सेप्ट एलएसी का, बोथ इन 1959 एज वेल एज इन 1962। एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जनरली हमारे जहन में आते हैं जब हम एलएसी के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि जो आपकी दोनों कंट्रीज हैं वो एलएसी के अकॉर्डिंग ही अपना एरिया क्लेम करते हैं या उससे ज्यादा क्लेम करते हैं या उससे कम करते हैं। तो जो इंडिया क्लेम करता है एज पर द मैप्स जो रिलीज करती है सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें आपके दोनों अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया इंडिया क्लेम करता है और अपनी ऑफिशियल बाउंड्री उसके बियॉन्ड दिखाता है। बट चाइना के केस में क्या है, वो इट कॉरेस्पॉन्ड्स मोस्टली टू इट्स क्लेम लाइन, बट इन द ईस्टर्न सेक्टर जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है उसमें वो जो आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश है उसको एज अ साउथ तिब्बत वो क्लेम करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो आपकी क्लेम लाइंस हैं लद्दाख एरिया में वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। फिर सारा जो आपका मुद्दा है ये शुरू होता है आपके शिमला एग्रीमेंट से जो कि साइन किया गया था मैकमोहन लाइन के लिए ब्रिटिश इंडिया द्वारा। तो इसमें अगर हम थोड़ा बात करें तो बेसिकली जब इंडियन इंडिपेंडेंस गेन की थी तो जितनी भी ट्रीटीज थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी ब्रिटिश द्वारा। ठीक है जी। तो जो आपका अक्साई चिन वाला एरिया था वो आपका लद्दाख प्रोविंस में आता था, आपकी जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के अंदर। तो वो आपका ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था बट वो आपके ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट जरूर था। ठीक है जी। इस चक्कर में जो आपके शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था मैकमोहन लाइन के लिए, उसमें जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है उसके लिए तो वो वेल डिफाइंड हो गया 1914 में। ठीक है जी। जो आपकी ईस्टर्न बाउंड्री है वो तो वेल डिफाइंड हो गई, बट जो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री थी जहां पर लद्दाख था वो अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ, या हम कह सकते हैं वो डिफाइन ही नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कि जो आपकी एलएसी है वो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल से कैसे डिफरेंट है जो कि हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो अब जो आपकी एलओसी है वो इमर्ज हुई थी फ्रॉम द 1948 सीज फायर लाइन जो कि नेगोशिएट करवाई गई थी यूएन द्वारा आफ्टर द कश्मीर वॉर। तो बेसिकली इसे एलओसी का डेजिग्नेशन मिला 1972 में जब आपका शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसको मैप पर बनाया गया और साइन किए गए दोनों कंट्रीज के जो आर्मीज थी उनके डीजेएमओस द्वारा
बेसिकली एक तरीके से आपका लीगल एग्रीमेंट बन गया। ठीक है जी। बट जो आपका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वो दोनों कंट्रीज द्वारा रजामंदी नहीं भरी गई है उसमें। ठीक है जी। ना ही वो मैप पर ड्रॉ किया गया है, ना ही वो ग्राउंड पर डिमार्केट किया गया है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। यहाँ हमने कोशिश की है आपको एलएसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझाने की और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे ज़हन में आते हैं उनको एड्रेस करने की। ठीक है जी। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो हमारा एक डिटेल लेक्चर है पूरा एलएसी के ऊपर, आप वहाँ पर जाके हर एक चीज़ होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक्सटर्नली एडेड ड्रिप प्रोजेक्ट का फेज 2 एज वेल एज फेज 3। तो जो ड्रिप प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था 2012 में बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर आता है विद द असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। जो आपकी कैबिनेट कमेटी बैठी थी इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की गई थी, उन्होंने अप्रूव कर दी है ड्रिप प्रोजेक्ट की फेज 2 और फेज 3। ठीक है जी। तो सिंपल सा अगर फंडा देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ सिलेक्टेड डैम्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना अलोंग विद द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग विद सिस्टम वाइड मैनेजमेंट अप्रोच। और ये जो इसकी पूरी फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एज वेल एज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है जी। तो 10 साल के पीरियड में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2 फेजेस में, 6-6 साल के हर एक फेज है, जिसमें से कि आपका ओवरलैप होंगे दोनों फेज, और आपका अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2031 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जैसे हमने बात की है, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो आपको बता दिया। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। उसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप है डैम सेफ्टी का, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। फिर आपका आता है कि ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन्स को एक्सप्लोर करना, ताकि हम इंसिडेंटल रेवेन्यू जो हम कह सकते हैं सेकेंडरी रेवेन्यू जनरेट करना फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द डैम्स। कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो पहला आपका है रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ डैम्स, दूसरा है आपका डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, थर्ड है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन्स, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी इसके बारे में बात की, और लास्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो आपकी स्कीम है ये आपकी 736 जो आपके एग्जिस्टिंग डैम्स हैं हमारे देश में, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन के बारे में सोच रही है। ठीक है जी। भाई थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ला नीना वेदर सिस्टम इज बैक एज पर द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ला नीना बेसिकली आपका एक वेदर पैटर्न है जो कि पैसिफिक ओशन में आता है। ठीक है जी। तो हम इसको डायरेक्टली डायग्राम से ही समझेंगे, ज्यादा टेक्स्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही इसको कवर करेंगे। तो ये आपका पैसिफिक ओशन है। पहले हम आपकी नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपका वेस्टर्न फ्रंट आ गया और ये आपका ईस्टर्न फ्रंट आ गया। तो जब भी आपके पैसिफिक ओशन में जो ईस्टर्न फ्रंट है वहां पर जो वार्म वाटर है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड्स वेस्ट की तरफ को फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और ये वाला एरिया जो आपको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है यहाँ पर रेनफॉल भी होती है। ठीक है जी। आई होप आपको इतना टॉपिक कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे आपकी ला नीना कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ आपकी दो चीजें चेंज होंगी, एक तो आपकी ट्रेड विंड्स इंक्रीज हो जाएंगी, और दूसरी जो आपका ये वाटर है पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न फ्रंट पे, ये नॉर्मल से ज्यादा ठंडा होगा, जिसकी वजह से जो आपका वाटर फ्लो करेगा टुवर्ड्स द वेस्टर्न फ्रंट, जो आपका वार्म वाटर फ्लो करेगा, इसको जरूरत से ज्यादा पुश मिलेगा और इसकी वार्म वाटर की रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो आपके क्लाउड्स यहाँ फॉर्म करते थे इस एरिया में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाला एरिया रेनफॉल एक्सपेक्ट करता है, वो आपके क्लाउड्स थोड़े और वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका यही है। अब इस कॉन्सेप्ट की वजह से जितने आपके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है जी। जैसे कि जो आपका कोल्ड वाटर है पैसिफिक एरिया में, वो आपके कम रेन क्लाउड्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो आपका साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स वाला एरिया है वो आपका यूजुअल से ज्यादा ड्राई रहता है। जैसे कि आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका यूजुअल से ज्यादा ड्राई और वार्म रहेगा। इसी लानीना फिनोमिना के चलते जितने भी आपके जेट स्ट्रीम्स हैं उनका भी पाथ डेविएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जितना भी वेदर फिनोमिना है पूरी दुनिया का, पूरी धरती का, वो भी चेंज हो जाएगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो लानीना का मतलब ये है कि हमारा देश नॉर्मल से ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के भी काफी चांसेस है। तो इंडिया को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड खुद को रखना है।
ठीक है जी। अब जो हमने डिस्कस किया लानिना का कॉन्सेप्ट, हमने तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे डिस्कस किया। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने डिटेल में इसको नहीं पढ़ा है तो हमारा लेक्चर है प्रॉपरली पूरा आपकी लानिना एल नीनो के ऊपर, आप जरूर उसको जाके वहां से पढ़िए और हॉलिस्टिकली अपने नोट्स में इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, ताकि आपको कल को कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर करेक्ट ऑप्शन मार्क करने में कोई हिचक ना हो। वो टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फॉर द जियो टैगिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही ऐप लॉन्च की गई और एक माना जा रहा है कि एक कदम बढ़ रहे हैं हम, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो उसकी तरफ एक कदम हम और बढ़ चुके हैं बाय द लॉन्चिंग ऑफ दिस ऐप। 2016-17 में जो आपकी यूनियन सरकार है उन्होंने विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट्स कुछ ऑन गोइंग मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, टोटल आपके 99 प्रोजेक्ट्स को ऐसे प्रायोरिटाइज किया था पूरे देश में फॉर द कंप्लीशन इन फेजेस अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना AIPB एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके चलते एक एक्स्ट्रा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा ऑफ 34.64 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, जिसके जरिए हम कह सकते हैं जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है जी। तो जो आपके टोटली 99 प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट किए गए थे उसमें से आपके 44 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और जो आपके रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके कंप्लीशन के ही स्टेजेस पे हैं। तो इन ऑर्डर टू ट्रैक द पेस ऑफ वर्क एंड एक्चुअल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो आपका जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, उन्होंने ये ऐप डेवलप किया है और इसे लॉन्च किया है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका पार्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन का, जिसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्निक के जरिए इन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और जो भी बॉटलनेक्स होंगे इन प्रोजेक्ट्स की एक्सिक्यूशन में उन्हें भी हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके चलते एक आपका ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डेवलप किया गया है, जिसमें आपका टाइम टू टाइम रिव्यू होता है हर एक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से रिलेटेड। ठीक है जी। इसमें आपकी रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स भी यूज की जा रही हैं, जिसके चलते जो आपका कमांड एरिया है उसमें हम आपका क्रॉप एरिया को एसेस कर सकें। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के चलते जो आपकी मॉनिटरिंग टीम है, जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज हैं, वो आपके प्रोजेक्ट कंपोनेंट की इमेज कैप्चर कर सकती हैं और जो आपकी बाकी डिटेल्स हैं जैसे कि लोकेशन हो गया, टाइप ऑफ कैलान या स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीशन स्टेटस कहाँ तक पहुंचा, ये सब चीजें कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो आपकी कैप्चर्ड इन्फॉर्मेशन है इसे यूजर सबमिट कर सकता है फॉर जियो टैगिंग ऑन द GIS पोर्टल। ठीक है जी। सबसे खास बात इस एप्लीकेशन की आपकी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में काम कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क अवेलेबिलिटी इन द रीजन। अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इसे हम आपके 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। पहला आपका आता है AIBP एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, फिर आता है आपका हर खेत को पानी, देन कम्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लास्ट में आता है वाटरशेड डेवलपमेंट। तो एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टू इरिगेशन उनको फील्ड लेवल पर कन्वर्ट करना। फिर आता है आपका हर खेत को पानी की, जितने भी आपके पानी के सोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली करना, उनका जो यूज है उसको एफिशिएंटली करना ताकि हर एक खेत को पानी मिल सके। फिर आता है आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितनी भी आपकी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, फार्मर्स को उसके बारे में अवेयर करना ताकि कम पानी में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर सकें। फिर आता है आपका वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें क्या है, आपका जितना भी आपके वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, नई नई वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में फार्मर्स को अवेयर करना, जितना भी आपका म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना और दोबारा रीयूज करना। तो ये आपकी सारी वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर आएगी। तो आई होप आपको थोड़ा ओवरव्यू सा मिल गया होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है जी। तो फिफ्थ टॉपिक में आपकी बात करेंगे रिसेंटली ही जो मून पर पानी के ट्रेसेस मिले हैं इन सनलाइट एंड शेडो। तो रिसेंटली कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर पहले डिटेक्ट भी नहीं किया गया था पानी, तो वहां पर पानी के ट्रेसेस मिले हैं। तो काफी प्रेशियस सोर्स तो आपका है ही पानी डीप स्पेस में। एस्ट्रोनॉट्स लैंड करते हैं मून पे तो उनके लिए तो पानी जरूरी है ही सस्टेन करने के लिए, बट रॉकेट फ्यूल जनरेट करने में भी ये काफी हेल्प करता है। जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है उसके तहत वो फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को मून पर भेजने की बात कर रहे हैं 2024 में, इन द होप्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस देयर बाय द एंड ऑफ द डेकेड। ठीक है जी। तो अगर ये जो आपकी डिस्कवरी है पानी की मून पर, अगर ये सच निकलती है तो जो आपके स्पेस एक्सप्लोरर्स हैं वो मून के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें जब वो पृथ्वी से टेक ऑफ करेंगे तो कम पानी लेने, तो उन्हें उतने ज्यादा पानी कैरी करने की जरूरत नहीं होगी।
वैसे काफ़ी सारे मिशंस हुए हैं पहले, जैसे कि हमारा इसरो का जो चंद्रयान मिशन था, उसमें जो आपका मून मिनरलॉजी मैपर एक इंस्ट्रूमेंट था, जिसके चलते ये वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए थे पोलर रीजन्स में। बट उसमें ये हमें क्लियर नहीं था कि जो डिटेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर ही हैं, जिसे हम H2O की फॉर्म में जानते हैं, या फिर वो आपका हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में है। ठीक है जी? बट इस बार ये कंफर्म हुआ है कि वो आपके H2O मॉलिक्यूल्स ही हैं, जो कि डिस्कवर किए गए हैं आपके क्लेवियस क्रेटर वाले एरिया में, जो कि मून के सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है जी? तो पहली बार ये डिटेक्ट किया गया है ऑन द सनलिट साइड, शोइंग इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द शैडोई रीजन्स। पहली बार डिटेक्ट किया है ये आपका सोफिया ने डिटेक्ट किया है। सोफिया आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है, और ये आपका नासा और जर्मन एयर स्पेस का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। बेसिकली आपका एक मॉडिफाइड बोइंग 747 एसपी जेटलाइनर है, जो कि आपका फ्लाई करता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 45,000 फीट, जिसमें आपका इंफ्रारेड कैमरा है, जिसने वेवलेंथ यूनिक वेवलेंथ पिक की है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स की है। बेसिकली ऐसी सी है आपकी सोफिया एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन सोफिया पे इजीली बन सकता है, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप डिटेल में सोफिया के बारे में अच्छे से पढ़िए। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर किए। इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे।